प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकरण 1 स्थानीय समय एवं मानक समय के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं जलवायु और मानक समय को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी जो है किस तरह से यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इन अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में आपको बताया गया था, उसका अर्थ बताया गया था। थोड़ा सा हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है? अब इसके पीछे कारण क्या है? दिनमान अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जो कालावधि होती है उसे दिनमान कहते हैं, और रात्रिमान अर्थात सूर्यास्त से सूर्योदय तक की जो कालावधि होती है उसे रात्रिमान कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिनमान और रात्रिमान दोनों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी का अक्ष जो है वह 23.5 अंश से झुका है। तो झुकाव होने के कारण पृथ्वी पर दिनमान और रात्रिमान की कालावधि निरंतर बदलती रहती है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है कि पृथ्वी हमारी जो है वह 23.5 अंश से झुकी हुई है। अब यहाँ पे जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि विश्व के मानचित्र पर 1 डिग्री के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो हमने जैसे कि देशांतर रेखाओं के विषय में चर्चा की थी कि जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जो इस तरह से सीधी रेखाएं होती हैं, उसे देशांतरी रेखाएं कहते हैं। तो विश्व के मानचित्र पर अगर हम 1 डिग्री के अंतर से खींची गई जो रेखाएं होती, जो देशांतरी रेखाएं देखी जाती हैं, उनकी संख्या लगभग 360 होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी के आधार पर देशांतरी और अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर ही मानचित्र की संरचना की जाती है। तो ये रेखाएं लगभग इनकी संख्या जो है वह 360 होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? अभी जैसे कि आप जानते हो कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये जो है ये पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपने चारों ओर घूमने वाले परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप होता है कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह दिखाई देता है कि सूर्य जो है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, इस दिशा में हमें दिखाई देता है। उसका प्रमुख कारण यही है कि पृथ्वी जो है अपने चारों ओर घूमती है, परिभ्रमण करती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा बताओ। अब पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी का जो परिभ्रमण की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर घूमते हुए जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं? तो ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन लगभग
360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पहले ही कहा कि 1 डिग्री के अंतर पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो इस तरह से जब सूर्य पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती है तो उस समय लगभग 360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हुई आगे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है? तो जो देशांतर रेखा के विषय में जब हमने चर्चा की थी तो यहाँ पर जो भाग, जो देशांतरी रेखा यहाँ पर गोलार्ध को पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजित करती है, वह होती है 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह बदल जाती है। जैसे ये मिडल का पार्ट हो गया, यह जो है बीच का हिस्सा हो गया, ये अक्षांशीय रेखा है, देशांतरीय रेखा है। तो यहाँ पर 180 डिग्री पर यहाँ पर दिशाओं में अंतर दिखाई देगा, दिन में अंतर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में काल का मापन कैसे किया जाता होगा? तो प्राचीन काल में बहुत सारे माध्यम थे जिससे लोग जो है काल का मापन करते थे, समय का मापन करते थे। जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त जैसी प्राकृतिक घटना, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का ये सभी उपयोग करते थे। और वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में अब हमारे पास घड़ी है, कैलेंडर है, इन सभी का इस्तेमाल, उपयोग जो है वह काल मापन के लिए किया जाता है। अब हम एक स्पष्टीकरण देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी दिनचर्या जो है वह सुबह जल्दी उठकर अपने नैतिक जो दैनंदिन कार्य है उसे समाप्त करके हम अपने कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम सुबह जल्दी उठकर अपना दांत मांजते हैं अर्थात ब्रश करते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं। उसके बाद जो शेड्यूल आपका होता है, जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप नाश्ता करके विद्यालय जाते हो, अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो वह नाश्ता करके अपने नौकरी की तरफ जाता है। उसके बाद कक्षा में अध्ययन करते हैं। आप विद्यार्थी होने के नाते आप कक्षा में अध्ययन करते हो। जो नौकरी करते हैं तो वह अपने नौकरी पर जाकर वहाँ पर काम करते हैं और वह कार्य संपन्न करके हम घर वापस लौटते हैं। आप बच्चे होने के कारण शाम को मैदान पर खेलने जाते हो और रात में भोजन करते हो और फिर से दांत को ब्रश करके सो जाते हो। तो दिन भर ऐसी गतिविधियां करते हैं हम, और हमारी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गतिविधि का समय तय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे दिन भर में 24 घंटे होते हैं और हमें कार्य अधिक करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन सभी जो गतिविधियां हैं उनका हम नियोजन करें, उसकी समय जो है वह तय करना आवश्यक होता है। प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं एवं साधनों की सहायता लेते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग किसकी सहायता लेते थे? तो प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग जो है, काल मापन अर्थात समय का मापन करने के लिए लोग जो है विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और कई सारी प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते थे। जैसे कि निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर वे दिन का विभाजन करते थे। उन्होंने जो कुछ भी निरीक्षण किया है, प्रकृति का अच्छे से निरीक्षण किया है, प्रकृति में रहकर उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके आधार पर वह दिन का विभाजन करते थे। तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में लोग दिन का विभाजन किसके आधार पर करते थे? तो प्राचीन काल में लोग जो है वह निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर दिन का विभाजन करते थे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की जो कालावधि होती थी वह दिनमान होता था।
अब दिनमान किसे कहते हैं? जब सूर्योदय जब से होता था तब से लेकर जो सूर्यास्त तक का समय होता था उसे दिनमान कहते हैं, और उसकी गणना लोग जो है प्राचीन समय के लोग दिनमान में करते थे। इसके अलावा सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक की जो कालावधि होती थी उसे रात्रिमान कहते थे। तो इस तरह से प्राचीन काल के लोग जो है वह दिनमान और रात्रिमान की गणना करते थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि रात्रिमान किससे कहते हैं? तो रात्रिमान सूर्यास्त से लेकर, अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक की जो कालावधि होती थी वह रात्रिमान कहलाती है। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक की कालावधि एक पूर्ण दिवस कहलाता था। तो एक पूर्ण दिवस कब कहलाता था? जब एक सूर्यास्त से लेकर, यहाँ पर एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, जैसे आज 4 बजे सूर्योदय हुआ तो कल 4 बजे तक का जो सूर्योदय का टाइम होता था उसे लेकर एक दिन बनता था। पहले प्राकृतिक घटनाओं अथवा जल घड़ी, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग करके समय बताया जाता था। समय बताने के लिए लोग जो है बालू घड़ी का इस्तेमाल करते थे या जल घड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो उससे भी उन्हें पता चलता था कि क्या समय हो रहा होगा। तो लगभग वह निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके समय जो है वह बताते थे। तो पहले के लोग समय बताने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करते थे? प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले के लोग या प्राचीन समय के लोग समय बताने के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि प्राचीन समय के लोग समय बताने के लिए प्राकृतिक घटनाओं अथवा जल घड़ी, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग करके समय बताते थे। पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु 24 घंटे अर्थात एक दिन का समय लगता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु खाली स्थान का समय लगता है। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है 24 घंटे, या अगर ऑप्शन में आपको दिया हो एक दिन तो आप उत्तर स्वरूप यहाँ पर लिख सकते हो एक दिन का समय लगता है। और एक दिन, जैसे कि मैंने बताया कि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का जो समय काल होता है, समय अवधि होती है, उसी को यहाँ पर एक दिन कहा जाता है, एक पूर्ण दिवस माना जाता है। जिस ओर सूर्योदय होता है हम उसे पूर्व दिशा मानते हैं। तो ध्यान में रखिए कि हमेशा ध्यान में रखो कि सूर्य जो है, सूर्योदय पूर्व दिशा में ही होता है। सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सूर्योदय जो है वो पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा कौन सी है? जैसे कि ये हमारा जो है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, और ये जो है यह पूर्व दिशा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। तो ध्यान में रखिए हमेशा जब सूर्योदय, अगर आपको पूर्व दिशा पता नहीं चलता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि सूर्य के सामने जब खड़े होते हो, जहाँ पे सूर्य उगा हो, जिस दिशा में सूर्य उगा हो, अगर उसके सामने आप खड़े होते हो तो आसानी से पहचान सकते हो कि ये पूर्व हो गया, इसके पीछे का भाग जो हो गया पश्चिम हो गया, इसके इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड ये उत्तर हो गया, और राइट हैंड साइड में दक्षिण हो गया। तो इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का पता लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी अपनी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, तो हमारी पृथ्वी
पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमते हुए जाती है। अब यहाँ पर पृथ्वी के परिभ्रमण के परिणाम के कारण ही सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त एवं मध्य रात्रि का हम अनुभव करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किसके परिभ्रमण के कारण हम सूर्योदय, मध्याह्न अर्थात दोपहर, सूर्यास्त और मध्य रात्रि अर्थात जो आपका 1 से लेके 4 बजे का समय होता है वह मध्य रात्रि का होता है, तो मध्य रात्रि का अनुभव करते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? 4 पहर। 4 पहर कौन कौन से हैं? सूर्योदय का समय अर्थात सवेरा, मध्याह्न, सूर्यास्त और मध्य रात्रि। तो इसका अनुभव जो है हमें पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है कि पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी के घूमने के कारण ही यह इन सभी चीज़ों का हमें अनुभव होता है। परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आ जाती हैं और पूर्व की ओर की रेखाएं धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ती हैं। ध्यान में रखो, ये जो हमारा जैसे ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो यहाँ पे जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो यहाँ पर परिभ्रमण के कारण जो पश्चिम का भाग है, जो यहाँ पश्चिम का भाग है, इसकी जो देशांतरी रेखाएं हैं वो देशांतरी रेखाएं सूर्य के सामने आ जाती हैं और जो पूर्व का भाग है वह जो है अंधेरे की ओर बढ़ जाता है। तो जिन देशांतर रेखाओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह सूर्योदय होता है और जिन रेखाओं पर अंधेरा होता है वहाँ सूर्यास्त दिखाई देता है। अब ये इस पर क्या हो रहा है कि पश्चिम पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो जहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह भाग सूर्योदय का होता है और जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वह जो भाग है वह सूर्यास्त का होता है। तो इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि किसी बस में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर देखने पर हमें पेड़, बिजली के खंभे, इमारतें इत्यादि हमारी विरुद्ध दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे आपकी ट्रेन अगर इस दिशा में चल रही है या आपकी बस इस दिशा में चल रही है, तो आप देखोगे जो भी पेड़ होता है, बिजली के खंभे होते हैं या इमारतें होती हैं, वो सब इस दिशा में हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। और जबकि ये जो है हमें जाते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये चल सकते हैं क्या? पेड़ और बिजली के खंभे हो गए या बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, किंतु हमें यह ऐसा लगता है, इन्हें देखकर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे ये चल रही हैं। तो ये सभी जो है वस्तुतः वे स्थिर होते हैं और हमारी बस जो है वह आगे जा रही होती है। और इसी प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि पेड़ जो है वह घूमते हुए दिखाई देते हैं या आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारी हो गई पृथ्वी और यह है सूर्य। तो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है ये इसका अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? पृथ्वी का अक्ष हो गया। ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी को कहते हैं परिभ्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतिदिन बदल रहा है। ये जो सूर्य है, ऐसे हमें प्रतीत होता है कि अभी तो सूर्य यहाँ पर था, अभी जो है वह इस दिशा में चला गया, अभी ये पूर्व में था, अब ये पश्चिम में चला गया।
तो ये पूर्व और पश्चिम का जो प्रतीत है वह हमें इसलिए होता है, ये हमारी सूर्य है और ये जो है पृथ्वी है। तो ये प्रमुखतः इसी के कारण होता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, इसी के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर चला गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सूर्य का स्थान पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों दिखाई देता है? तो उसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया है। अभी एक एग्जाम्पल है जिसे आप जो है करके देख सकते हो घर बैठ के, इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। जैसे जिस दिन अच्छी से धूप हो, ये आपको करके देखना है कि जिस दिन अच्छे से धूप हो उस दिन आप खो खो के लिए मैदान पर जाकर गतिविधि करो। और उसके लिए क्या ध्यान में रखना है आपको कि खो खो के मैदान पर स्थित खंभों में से दिन भर जो खंभा धूप में हो ऐसे खंभे का चयन आपको करना है। ध्यान में रखो, जैसे जो खंभा है आप जिसका चयन कर रहे हो, तो जो भाग दिन भर धूप में रहा हो उसका आपको चुनाव करना है। और ये निरीक्षण सभी को करना है। एक बार आप खुद से करके घर बैठकर ज़रूर देखोगे और अपने अपने अनुभव ज़रूर अगले पीरियड में आप शेयर करोगे कि आपने क्या देखा, क्या पाया। दिन भर अलग अलग समय पर इस खंभे की परछाई किस दिशा में पड़ रही है इसका निरीक्षण आपको करना है। आप देखोगे कि कभी उसकी परछाई दिखाई देगी, कभी उसकी परछाई सीधे दिखाई देगी, कभी उत्तर की दिशा में दिखाई देगी, कभी पूर्व में दिखाई देगी। तो किस किस दिशा में उसकी परछाई पड़ रही है उसका आपको निरीक्षण करना है। उसके बाद में उसकी परछाई की लंबाई गिनो और अपनी बुक में लिखो। आपको परछाई जो कितनी लंबी परछाई है, उसकी लंबी है या छोटी है, तो उसका निरीक्षण करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। परछाई एवं सूर्य की सापेक्ष दिशाओं को भी कॉपी में लिखो। और इसके बाद जब परछाई सबसे छोटी होगी तब सूर्य आसमान में कहाँ होगा बताओ। आपको यह बताना है कि उस समय, क्योंकि आपको परछाई का माप लेना है पूरे दिन भर में, तो जो परछाई सबसे छोटी दिखाई दे रही है उस समय सूर्य की दिशा क्या थी, सूर्य कहाँ पर स्थित था, उसके बारे में आपको बताना है। परछाई दिन भर में कब कब लंबी थी, यह भी आपको बताना है कि दिन भर में कब कब लंबी थी और कब आपको परछाई जो है बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है। तो ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, ये आपको प्रैक्टिकल करके खुद से इसे देखना है कि किस तरह से सूर्य जो है वो परिक्रमण करती है, पृथ्वी जो है वो परिभ्रमण करती है और उसका सूर्य की परछाई किस तरह से पृथ्वी पर पड़ती है, और वह भी अलग अलग समयों पर अलग अलग उसकी परछाई दिखाई देती है। अब जब आप निरीक्षण करने जाओगे तो आप पाओगे कि आप निरीक्षण के द्वारा समझ गए होंगे कि सुबह और शाम की परछाई की लंबाई अधिक होती है। जो खंभे पर जो सुबह की धूप होती है और जो शाम की होती है उसकी परछाई आपको सबसे अधिक दिखाई देगी। इसका ऑब्जर्वेशन आपको खुद से करके देखना है। और दोपहर में सबसे छोटी होती है। आकाश में सूर्य का स्थान बदलने से खंभे की परछाई की दिशा एवं लंबाई भी बदलती है। जैसे कि आकृति अगर आप यहाँ पर जो आकृति आपको दी गई है 1.1, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ये आपको एक खंभा दिया गया है, देख रहे हो आप, यह जो है खंभा दिया गया है, ये खंभा है और ये सूर्य है। तो सूर्य का अगर आप देखते हो प्रातः 8 बजे, सुबह 8 बजे देखते हो तो देखो यहाँ पे यह जो इसकी परछाई है वो सबसे लंबी दिख रही है। शाम को 4 बजे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वह सबसे अधिक दिखाई दे रही है।
10 बजे और 2 बजे थोड़ा सा कम हो गई है, किंतु दोपहर के अगर आप 12 बजे देखते हो तो यहाँ पर इस खंभे की परछाई वह बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है। अर्थात हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कब जो है लंबाई, खंभे की लंबाई सबसे अधिक दिखाई देती। तो अगर हम देखेंगे प्रातः 8 बजे और शाम के 4 बजे हमें खंभे की लंबाई सबसे अधिक दिखाई देती है, किंतु दोपहर के 12 बजे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परछाई हमें सबसे छोटी दिखाई देती है। इसका कारण एक ही है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि कभी आप देख रहे हो परछाई छोटी हो जा रही है, कभी आप देख रहे हो परछाई बड़ी हो जा रही है। तो इसका कारण है परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग का सूर्य के सामने आना एवं आगे जाना, ये प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि परछाई लंबी और छोटी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका कारण प्रमुख है पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग का सूर्य के सामने आने वाला आना और जाना। जैसे 1.2 में आप देखोगे, ये 1.2 है जिसमें आपको बताया गया है कि परिभ्रमण एवं सूर्य सापेक्ष स्थिति, अर्थात सूर्य के सामने की स्थिति कौन सी है। तो अगर हम ये देखते हैं तो इस संबंध में यह भी अनुभव करते हैं कि सुबह और शाम का तापमान कम होता है। हमेशा आप देखिए कि शाम के जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही तापमान गिरना शुरू हो जाता है और सुबह 8 बजे तक आपका तापमान बिल्कुल कम होता है। और अगर हम दोपहर की बात करते हैं तो दोपहर में तापमान अधिक होता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सुबह और शाम को तापमान खाली स्थान होता है तो आप लिखोगे कम होता है। दोपहर में तापमान खाली स्थान होता है अधिक होता है। अब यहाँ पर देखोगे कि आपको ये एक चित्र बनाया गया है और ये सूर्य है, सूर्य के सामने का भाग है। जैसे यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है। यह मध्याह्न का भाग है और यह मध्य रात्र है और यह उत्तर ध्रुव है। अब हम बात करते हैं कि स्थानीय समय, स्थानीय समय किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर जाता है, आप देखते हो कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य हमें ऊपर उगते हुए दिखाई देता है। तो सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर जाता है वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है। अब परछाई छोटी होने का प्रमुख कारण क्या है कि सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे परछाई छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप एक टॉर्च देख सकते हो कि अगर आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च जलाने पर अगर आप उसकी प्रतिमा को एकदम नज़दीक रखते हो, नज़दीक रखते जाते हो तो उसकी जो परछाई है वह हमें बड़ी दिखाई देती, किंतु जैसे जैसे हम दूर लेकर जाते हैं तो उसकी परछाई बिल्कुल कम दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। और सामान्यतः मध्याह्न के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, अर्थात दोपहर के समय। और मध्याह्नोत्तर मतलब दोपहर के बाद के काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से परछाई जो है हमें लंबी दिखाई देती है। तो यहाँ पे फिर से एक प्रश्न बनता है कि परछाई लंबी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो परछाई लंबी होने का प्रमुख कारण है मध्याह्नोत्तर काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से परछाई हमें लंबी दिखाई देती है। और पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव, अब ये आपका है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव, अर्थात ये जो है उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होगा। अब इसके अंतर्गत जो भी
राज्य आते हैं, जो भी देश आते हैं, उन सभी पर मध्याह्न अर्थात दोपहर एक जैसा ही होता है। अभी सत्यासत्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है, ये क्या है हमारा असत्य है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक देशांतर रेखा में एक ही समय होता है और किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि स्थानीय समय किसे कहते हैं। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समय किसे कहते हैं। तो स्थानीय समय का अर्थ होता है किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार जो निश्चित किए गए समय होते हैं उसे स्थानीय समय कहते हैं। इस तरह से पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव दिन और रात पर दिखाई देता है। ध्यान में रखना कि पृथ्वी एक परिभ्रमण एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे का अर्थ होता है एक पूरा दिन लगता है। और पृथ्वी के अपने चारों ओर एक अंश से घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर वो एक अंश, अब 360 डिग्री उसे घूमना है, अगर हम एक अंश की बात करें तो उसे कम से कम 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के पश्चिम से पश्चिम के ओर की 180 देशांतर रेखाएं क्रमशः सूर्य के सामने आती हैं और पूर्व के ओर की 180 देशांतर रेखाएं क्रमशः अंधेरे में जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर दिन और रात होता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा जो है यह हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो पृथ्वी है उसके परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि पृथ्वी को अपना परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को अपना एक परिभ्रमण करने में 24 घंटे लगते हैं और पृथ्वी को एक देशांती रेखाओं के स्थानीय समय का अंतर कितना है, तो लगभग 4 मिनट का, एक अंश घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का अंतर दिखाई देता है।